हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हम सब आपके सामने आज हाजिर हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज़ हमारे पैनल में आज दो बहुत अच्छे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार वसीम और मेरा तो चेहरा आप सबको याद ही होगा, लेकिन हमारे साथ शायान वसीम और मिस्टर उमर खान भी आज हैं। तो कोशिश हमारी होगी कि एक सॉर्ट ऑफ पैनल डिस्कशन हो हमारी, और फोकस हमारा वर्ल्ड कप की सिलेक्शन पे होगा, जो अभी रिसेंटली एशिया कप पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, बाकी टीम्स की परफॉर्मेंस रही है, और ख़ासकर जो हम वार्म अप गेम्स में काफ़ी टीमों की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। तो उसकी बिना पर हम बात करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें कि पाकिस्तान टीम का जो करंट स्क्वाड है वो कहाँ पे बेसिकली स्टैंड करता है व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग आवर स्क्वाड विद अदर टीम्स इन दिस वर्ल्ड कप। आज हमें पता है कुछ घंटे बाद पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक वार्म अप गेम है। सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बिकम अपेरेंट टू अस कि पाकिस्तान की प्रिपरेशन किस सिम्त में जा रही है बेसिकली। जैसा कि हमें पता है कि वसीम शाह की इंजरी के बाद एक सेटबैक तो मिला है, लेकिन हम पूरी उम्मीद ज़रूर हैं कि हसन अली की इंक्लूजन से शायद कुछ फ़ायदा हो। बट द डायरेक्शन इन विच द टीम इज़ गोइंग विल बिकम क्वाइट अपेरेंट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ गेम्स। तो शहरियार, उसके साथ अगर मैं आपसे स्टार्ट करूँ तो स्कॉट के लेके बहुत सारी बातें होती रही थी पहले भी। हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं जो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं है बात करने में। सऊद शकील के ऊपर बहुत बात होती रही थी, मिडल ऑर्डर पे बात हुई, सब कुछ हुआ, और हमने देखा कि पहली वार्म अप गेम में सऊद शकील ने एक हेल्दी 75 रन की इनिंग खेली, आई बिलीव। तो स्पेसिफिकली सऊद शकील एंड देन जनरली द होल स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान टीम, कैसे देखते हैं आप इसको इस वर्ल्ड कप में जाते हुए? वालेकुम व्यूअर्स, लिसनर्स उम्मीद से होंगे। मेरे हिसाब से तो जो पाकिस्तान का स्क्वाड है ये pretty मच एक्सपेक्ट था। आई डोंट नो जो इतनी डिस्कशन या जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसको हटा दें तो अगर स्क्वाड में ऐसी कोई भी चेंज नहीं है जो होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई थी। आप एशिया कप की सॉरी परफॉर्मेंस को शहरियार, सॉरी, मैं आपको कट करूँगा। मुझे मैसेज पॉपअप हुआ है कि आपका ब्राउज़र जो है वो रिकॉर्डिंग प्रिवेंट कर रहा है, तो आई थिंक या तो आप रिफ्रेश करें पेज, या कुछ सेटिंग आपकी शायद वही है। तुम्हारी ऑडियो भी थोड़ी लैग हो रही है। आई थिंक आपका ब्राउज़र शायद कुछ ब्लॉक कर रहा है। मैं रीजॉइन। आप क्रोम पे हो ना सही? हम्म वो क्रोम पे एड्रेस बार पे ना राइट साइड पे कैमरा बना हुआ होगा, उस पर अगर आप क्लिक करें तो आई थिंक उधर शायद परमिशंस हैं आपकी। परमिशन तो अलाउड ही है इसमें। सही, रिफ्रेश मार लो एक दफ़ा। सॉरी मेरे भाई, ये थोड़ा सा ना रिवर साइड पे रिसेंटली एक दो इश्यूज आते हैं, तो कोई मसला नहीं, जस्ट ट्राइंग टू इस बी तरह चलता है। दिस इज व्हाट हैपेंस राइट। एग्जैक्टली। यप यप। मैं असल में थोड़ा पीछे हल्का सा बैकग्राउंड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी। ओह, आई डिड नॉट रियलाइज कि ये हम कर सकते हैं इस पे, दैट वुड बी नाइस। हाँ अब शहरियार, आवाज आ रही है? बहुत सही आवाज़ आ रही है अब। अच्छा। अब वो लैग भी नहीं है। तो शहरियार, आई थिंक आप वहीं से कंटिन्यू कर लें, जो स्कॉट की आप कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेड था, वहीं से कंटिन्यू हाँ, करते तो अगर आपकी परफॉर्मेंस को एक तरफ साइड में रखें और उससे पहले का अगर आप टीम कॉम्पोजिशन और टीम देखें, तो नसीम शाह के अलावा इस स्क्वाड के अंदर कोई भी चेंज एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं थी, तो उसके बैकअप में आपने उसामा मीर को रखा हुआ था, और इट एक्सपेक्टेड कि उसामा मीर को कुछ गेम्स मिलेंगे और वो ही मे बी एबल टू रिप्लेस शादाब। मगर मसला ये इस स्क्वाड को लेके हुआ है क्योंकि हमने एशिया कप में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं दी, हम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए, एंड ऑल ऑफ अ सडन हमारे बॉलर्स जो है वो बड हो गए, एंड देन थिंग्स वेंट हेवायर फ्रॉम देयर। तो मेरे हिसाब से तो स्क्वाड में कोई चेंजेस ना एक्सपेक्टेड थी चाहिए थी। हमें मसला जो सबसे बड़ा आता है ना, वो ये आता है कि जो लोग स्क्वाड सेलेक्ट हो जाते हैं
हैं, उन पे क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, और जो लोग स्क्वाड में नहीं आते वो अपेरेंटली जो है ना वो बेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान के हो जाते हैं और फिर लोग उनको किसी तरह स्क्वाड में देखना चाहते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जांपल है कि अब बहुत ज़्यादा बात होती है कि जी के सरफराज की जगह क्यों नहीं बनी टीम के अंदर या स्क्वाड के अंदर। पहली बात ये है कि हमारे जो ट्रेडिशन है ने अगर आप पिछले 4-5 वर्ल्ड कप स्क्वाड्स का अगर आप एनालिसिस करें ना, तो कभी भी आप दो विकेट कीपर लेके कैरी नहीं करते। कोई हमारी टीम दो विकेट कीपर कैरी नहीं करती। मसला 2019 में भी आया था कि 2019 में तो हमने कोई रिजर्व में भी कीपर नहीं रखा, लेट अलोन मेन स्क्वाड में। हमने मेहरबानी की है, हमने रिजर्व में रख लिया है, मगर उसमें फिर मसला आता है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस की है जो कि सरफराज अहमद है, वो डज इट मेक सेंस टू हैव हिम इन अ रिजर्व, क्योंकि वो उस वॉक इन नहीं कर सकता मेन स्क्वाड में जब तक आपका रेगुलर कीपर इंजर्ड नहीं होता या बाहर नहीं होता किसी भी वजह से। तो इस तरह की चीज़ें। सेकंड पॉइंट जो हमें फेस किया था या जिस पे ज़्यादा बात हो रही है वो माद वसीम की, कि माद वसीम क्यों नहीं है टीम में, जस्ट बिकॉज कि उनकी बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी है। बॉलिंग पे कोई बात नहीं कर रहा। हमारे भी स्पिनर्स एशिया कप में बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं जस्ट बिकॉज के दे वर नॉट एबल टू स्पिन द बॉल। हमारे जितने भी स्पिनर हैं वो स्पिन नहीं करते हैं बॉल को, वो अपनी पेस से अपनी लाइन लेंथ से डिसीव करते हैं बैट्समैन को, और समटाइम्स जो बैटर्स होते हैं वो उनको पिक कर। हमारे पास इवन बैकअप में भी जो स्पिनर्स हैं जो सर्किट में है, वो भी बड़े स्पिनर्स नहीं है बॉल के। वो जो है ना कोई भी आपको ना फिंगर स्पिनर स्पिनर मिलेगा। जस्ट बिकॉज के इमाद वसीम की बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छी लगी हुई है T20 में, तो एवरीबडी वांटेड टू सी इन द स्क्वाड। तो आई मीन जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है तो दैट्स फाइन, मगर कंस्ट्रक्टिवली अगर आप देखें तो ये ही ग्रुप था वो पिछले 1-1.5 साल से खेलता हुआ आ रहा था, और इन्हीं के साथ ही आपको जाना चाहिए था। अब जो मसला आता है जिसमें हम आगे जाके भी बात करेंगे वो ये कि प्लेइंग 11 क्या बनती है, क्योंकि सबसे बड़ा 11 का है। इट डजंट रियली मैटर कि आप 15 में किसको सेलेक्ट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी प्लेइंग 11 नहीं है तो आप जिस स्क्वाड में रख लें, आपको जो आपका एक बेस्ट चांस होता है बिफोर द मैच, वो नहीं मिलता। राइट, नहीं ये बहुत सही बात की आपने शहरियार। और आई थिंक अभी मैं रिसेंटली एक क्लिप देख रहा था जिसमें श्वेत जट जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो अविनाश आर्यन के साथ बैठे हुए थे, आर्यन आई बिलीव फ्रॉम इंडिया। तो ये नुक्ता उन्होंने भी उठाया था कि हम रिजर्व कीपर की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन यही काम जो 2019 में हुआ था नोबडी पॉइंटेड दैट आउट देन। तो जैसा आपने कहा कि हम एक चीज़ पे फोकस रहते हैं, चीज़ों को नहीं देखते कि यार अगर कोई चीज़ है उसका इम्पैक्ट क्या है, या अगर एक बंदे को एक चीज़ की बेसिस पे रखते हैं तो उसका जो जो दूसरा इम्पैक्ट है वो क्या आ रहा है। तो उमैर भाई आपकी तरफ मैं आता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि जो बॉलिंग का कॉम्पोजिशन बन रहा है पाकिस्तान का, बोथ फास्ट बॉलर्स एंड स्पिन बॉलर्स, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? कि मुझे लगता है कि हमारी फॉर एग्जांपल जो बैटिंग है वो मोर लेस सेट है, पहले चार तो आपके वही रहने हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो अब्दुल्ला की जगह फ़खर आ जाएगा या अब्दुल्ला आ जाएगा। बट उसके बाद मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर आई शुड से, एंड बॉलिंग जो लाइनअप होगी, आप उसको कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में जाते हुए व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 11? यस, बैटिंग तो हम किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे। हम 50 ओवर होपफुली किसी ना किसी तरह से हम स्क्रैप कर लेंगे। जहां तक बात है 280, 300, 320 तक जाने की, जो कमिंग टू द क्वेश्चन बॉलिंग की बात है, वहां पर शाहीन पे हमारा जो है इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। अगर शाहीन पहले स्पेल में विकेट्स नहीं ले तो फिर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल क्लब बॉलिंग लाइनअप बन जाती है, क्योंकि शाहीन जो प्रेशर डालता है अपने पहले दूसरे ओवर के, तो आप फौरन बैकफुट पे चले जाते हो। और जिस तरह की टीमों के साथ आप खेल रहे हैं, जो पावर हिटर टीम्स है, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, जो 6-7 रन रेट से नीचे नहीं आते, बेशक उनकी विकेटें गिर रही है, वो 6-7 रन रेट से नीचे आते ही नहीं है। आज इंग्लैंड ने 190 शायद रन करने थे और उन्होंने काफी ओवर पड़े हुए थे, कोई लगभग 12-15 ओवर पड़े हुए थे, उन्होंने गेम आई खत्म थिंक कर दी। 77 बॉल्स टू स्पेयर, आई थिंक, या हाँ, देयर वी गो।
सो हमारा मसला आएगा शाहीन शाह की विकेट्स लेने पे फर्स्ट स्पेल में, पहले 2 ओवर्स में, और उसके बाद चूंकि नसीम नहीं है, तो हसन अली नई बॉल से कितने रिलायबल होंगे, स्पेशली अगर हम बाद में बॉलिंग करेंगे, और उस पे इम्पैक्ट आएगा, ड्यू का बहुत इम्पैक्ट आएगा। प्लस हसन अली अभी भी वार्म अप गेम में भी हसन ने नो बॉल्स कराई है, जो आजकल के ज़माने में आप नो बॉल कराते हैं, आपको उस पे रन पड़ेगी, फिर आपको फ्री हिट मिली, उस पे भी आपको रन पड़े। सो वो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में हसन अली इज़ अ बिग गैम्बल। इफ़ इट पेज़ ऑफ तो हसन अली की लॉटरी लग गई, इफ़ इट डज़ नॉट पे ऑफ तो फिर वही होगा जो मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप करने पर हुआ था। बाकी अगर आप हारिस रऊफ को देखें, तो हारिस रऊफ इंडिया की पिचेस पर पेस ऑफ करने में माहिर होगा। उसकी जो ट्रांजिशन है 150 से आप 120 पे आते हैं, और फिर उस पे स्लोअर बॉल्स आपकी यॉर्कर हो गई, आपकी पिच में मारते हैं, और वो स्लो जो बाउंसर जाता है, हारिस रऊफ वुड बी आवर बेस्ट चांस टू एक्चुअली विन द गेम्स इन द मिडल ओवर्स। ये मेरा ख्याल है। अब स्पिनर, जैसे शहरियार ने भी बोला कि हम स्पिन हैवी टीम नहीं है, हमारा स्पिन बहुत लाइट है, और अगर हम ये बोलें कि आप एसोसिएट्स को निकाल के, अब तो उन्हें एसोसिएट्स भी कहना बहुत गलत बात है, वीकर टीम्स को निकाल के हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही वीक से भी वीक है। शादाब इज आउट ऑफ फॉर्म और ही इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर। इस वक्त शादाब में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो चाहिए ये कल के मैच में कि उसे कैश 22 सिचुएशन है, अगर आप पूरे 10 ओवर कराते हैं, तो आया अगर ऑस्ट्रेलिया ने शादाब को मारा, तो उसका उसके कॉन्फिडेंस पे क्या असर होगा, और अगर आप नहीं कराते, तो फिर द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस प्लेयर ही इज, तो वो जो 60 बॉलें उसने करानी है, उसमें अपनी लाइन और लेंथ कैसे ढूंढेगा, अपना स्पिन कैसे ढूंढेगा, और जो उसका बाउंस आता है, फिर जो गूगली कराता है या आपका वैरायटी कराता है, उस पर कैसे आएगा। सो ये बहुत एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है शादाब की फॉर्म, प्लस हमारा जो इफ्तिखार बॉलिंग कराएंगे शादाब के साथ जो दूसरे स्पिनर्स हैं, तो आई बिलीव हमारा जो अपॉर्चुनिटी एरिया है, वो है मिडिल ओवर्स विद शादाब, प्लस हमारा जो ओपनिंग स्पेल है, वो किस हद तक विकेट्स लेगा। दैट वुड फॉर मी फ्रॉम अ बॉलिंग पर्सपेक्टिव डिफाइन द गेम। Yeah, absolutely great points, Umair bhai. And I agree, especially what you said about Shadab Khan कि उसका अगर confidence नहीं होता तो he's flat completely. Confidence होता है तो वो आपको उसकी फील्ड में जो एनर्जी होती है उससे भी नज़र आता है, बैटिंग में मतलब he becomes a different player altogether. तो शायान, मैं आपकी तरफ आता हूँ और आपसे मैं पूछता हूँ, just like what Umair bhai was saying, कि हमारा अपॉर्चुनिटी एरिया मिडल ओवर्स हैं, और साथ के साथ जो इम्पैक्ट शाहीन अफरीदी डाल सकते हैं शुरू में बॉलिंग में, वो भी एक बहुत बड़ा इट्स इधर मेक और ब्रेक थिंग फॉर अस, राइट? सो आपको क्या लगता है कि जो बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास हैं उसके हिसाब से क्या मिडल ओवर्स में हम कुछ सीख कर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? बिकॉज आप पिछले 2 साल से उठा लें तो मिडल ओवर्स ही वो एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान गेम बेसिकली जीता हुआ मैच अपने हाथ से दे देता है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI क्रिकेट हो. सो वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान कैन डू बेटर व्हेन इट कम्स टू दोस मिडल ओवर्स विद द बॉलिंग लाइनअप वी हैव? Assalamu alaikum viewers. देखिए आपको I think Asia Cup was a big eye opener for all of us. आपका in the very first game against India in Sri Lanka, हम लोगों ने जब शाहीन ने और हारिस ने 70 पे 4 कर दिए थे, आपके स्पिनर्स they were borderline ineffective. आपका आपका जो मिडिल ओवर का जो गेम प्लान था, उसमें हम लोगों ने बॉलिंग बुरी नहीं कराई थी, बट we just looked really relaxed. तो I don't think कि हम लोगों को, अगर हम लोगों को वर्ल्ड कप में with शाहीन and हारिस and to a degree हसन अली, अगर हम लोग का अच्छा स्टार्ट मिलता भी है, आई थिंक हम लोग का जो मिडिल ओवर का जो प्लान है ना, आई थिंक it's 2 points, and I can probably break this down into 2 points in a way that Babar Azam, and he needs to step up in a way that he can navigate his spin bowling and his pace bowling in the middle. अगर आपको याद हो एशिया कप वाले गेम में
जब उसने आई थिंक इन टैंडम 12-13 ओवर स्पिनर से करवाया जा रहा था वो, और हार्दिक पांड्या और ईशान किशन बड़े आराम से सिंगल डबल, एक चौका-वौका बड़े आराम से मार रहे थे। अगर आपने वो गेम देखा हो, मैं तो खैर लाइव देख रहा था और मैं उसको ट्विटर पे भी फॉलो कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि यार 1-2 ओवर पेसर के डाल दो, 1-2 ओवर पेसर के डाल दो। शाहीन आया, हार्दिक पांड्या फॉरन आउट हो गया। तो माय पॉइंट इज़ कि आई थिंक हमारे मिडल ओवर में जो अपॉर्च्युनिटी है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द बॉलर्स बट इट्स आल्सो फॉर बाबर आज़म। बाबर आज़म हैज़ वेरी मच बीन I would use the word very carefully, but I would use the word exposed in a way that he sort of follows a certain game plan. और जो वो game plan follow करता है, if it pays off, then it's a very good game plan. But the moment he gets counterattacked by the opposition कि भाई एक ओवर में 15-20 रन पड़ जाते हैं या एक ओवर में 3 चौके पड़ जाते हैं, he sort of just steps back a little. And I think that's probably the biggest opportunity Pakistan has. And I'm not going to single out just Shadab because also in the last game against अगर आप देखें श्रीलंका के खिलाफ जो virtually semi-final था हमारे लिए, Shadab I think उस वाले गेम में I think 1-2 बॉलर थे जो 9 ओवर डाल सकते थे। I think ऐसे कोई इक्वेशन बना था। तो और फिर बाकी सारे बॉलर्स 8-8 ओवर डाल रहे थे। शादाब खान जब वो इफ्तिखार अहमद को लेकर आया था, इफ्तिखार अहमद ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लिया था। Where बाबर आज़म मेड अ लिटिल बिट ऑफ ब्लंडर, उसने शादाब खान से पूरे 9 ओवर करवा दिए और शादाब खान को रन्स पड़ गए। तो आई थिंक दैट पॉइंट वेयर ही नोज़ हिज बॉलर इज़ स्ट्रगलिंग एंड ही आल्सो हैज़ ऑप्शंस। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ 5 बॉलर हैं, आप 5 के 5 खिला रहे हैं। आपके पास इफ्तिखार है, आपके पास आगा सलमान है। These guys can roll their arm for a good 3 to 4 overs. So I think that's the middle over opportunity that Pakistan has, where not only the bowlers have to grab it, but I feel like Babar Azam also need to step up and evaluate that, okay, a certain plan is not working. We need to switch over to plan B. Right. So Shariar, with that point, it's very interesting what Shayan just said. क्योंकि जाहिर है जब टीम परफॉर्मेंस पूरी करती है तो सारी फिंगर्स कप्तान पे पॉइंट करती हैं, और जब टीम अच्छा करती है तो कप्तान को मुझे लगता है उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता जितना इक्वली बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिस करते हैं अपनी टीम में? बिकॉज वो जो मिडिल ओवर की बात जहाँ आती है, जहाँ पे स्पिनर्स इफेक्टिव नहीं है और हम फास्ट बॉलर को डालते हैं तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिल जाता है। Also, as a captain, I would say, Babar or any captain has to look at the team balance. कि यार अगर मैं एक बॉलर एक्स्ट्रा करवाऊंगा तो मैं किसको कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, मैं बैटिंग में कर रहा हूँ, बॉलिंग में कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ। So, is it fair to say that the main problem that we have right now is not having a genuine fast bowling all rounder? सबसे बड़ा जो हमारा मेक एंड ब्रेक केस है ना, वो यही है कि इन कंडीशंस में जो आप सब कॉन्टिनेंट्स में जब आप खेल रहे हैं ना एशियन कंडीशंस में, तो आपके पास एक बहुत ही फाइन लाइन है। आपने अपना पेस अटैक के साथ जाना है या आपने स्पिन अटैक के साथ जाना है। जब हमारे पास एक ऐसा अटैक है जो कि हम लोग द पेस अटैक पे रिलायंट है, ठीक है। हमारे पास जो स्पिन अटैक है वो सपोर्टिव है, सही है। वो कोई थ्रेटनिंग नहीं है, वो कोई बहुत बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग टेकिंग आपके नहीं है। उनका प्राइमरी रोल जो है ना, वो जल्दी जल्दी ओवर्स निकालना है। इन दैट केस को उसमें विकेट्स मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आप जैसे श्रीलंका गेम में भी उठा के देखें तो ने इकोनॉमिकल बॉलिंग कर आई थी, ही वाज नॉट एबल टू फिनिश हिज कोटा ऑफ 9 ओवर्स क्योंकि वो डिफेंसिव रोल उसको मिला हुआ था। ही वाजंट गोइंग फॉर विकेट्स, क्योंकि अगर इसके लिए जाता ही वुड नॉट हैव बीन एन इकोनॉमिकल बॉलर। शादाब आपका विकेट टेकर था, दैट्स व्हाई समझ में आई जितना मैंने गेम को फॉलो किया, ही वाज गिवन एक्स्ट्रा ओवर्स बिकॉज ही वाज टेकिंग ऑप्शन, सही है। मगर जो हमारा वही मसला जो शुरू से आ रहा है वो ये कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। फिर हम एक उसमें डिबैकल में आ जाते हैं कि भाई कि हम 4 पेसर खिलाएं, 3 स्पिनर्स के साथ जाएं। अगर आप 3 पेसर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जाएं जो कि हम इंडिया के गेम में गए, तो देन आपको बैक टू बैक स्पिनर्स को ओवर्स देंगे। फिर वही वाली बात है कि अगर आप बीच में किसी एक पेसर को भी आप 2-3 ओवर्स के लिए भी लाते हैं तो फिर वो उस ओवर्स में आपका वो प्लान
बैकफायर करता है इन टर्म्स कि आपको विकेट्स नहीं मिलती हैं, देन आपको फिर मसला आएगा कि आपको डेथ ओवर्स किससे निकलवाने हैं, राइट। राइट। इसकी एग्जांपल है एशिया कप में 2022 में हमने T20 में देखा कि हमने जो है ना विकेट लेने के चक्कर में पेस करवा दिए, आखिर में नवाज वाज बॉलिंग द लास्ट ओवर, ठीक है। इवन देन बाबर वाज क्रिटिसाइज्ड कि यार कि नवाज कैसे आखिरी ओवर करा सकते, ही शुड हैव नॉट बोल्ड द लास्ट ओवर। मगर उसमें आयरॉनिकली हुआ ये था कि 2 दफा हुआ कि नवाज ने आखिरी ओवर करा, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी कराया और एशिया कप में। तो वो मसला है ना, हमें वो वहीं पर आ रहा है कि क्योंकि हमारे पास जो बॉलर्स हैं, पर्टिकुलरली अब शाहीन बहुत नया बॉल से, वी ऑल नो इट। हमें जो मसला आ रहा है वो मिडिल ओवर्स में ये है कि जो हमारे मिडिल ओवर्स के जो बॉलर्स हैं, टू सम एक्सटेंड हारिस वो रोल फिल करता है, मगर उसके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो वो एक सपोर्ट रोल इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ना वो मिडिल ओवर्स में निकाल सके। चाहे वो आपके स्पिनर हों, चाहे अब आप सीम जूनियर को भी अगर आप रखते हैं एंड आप हसन अली को भी रखते हैं और आप एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाकर पेसर्स के साथ जाते हैं, इवन देन आपको आप अगर आप उनकी अभी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस, इवन देन आपको यू वॉन्ट बी टू कॉन्फिडेंट के यार कि वो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट लेके देंगे, राइट। तो क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो देन दी अदर वे इज कि आप स्पिनर हैवी अटैक करें, आप बैटिंग को लंबी करें, राउंड उसको खिलाएं, एंड देन होप अगेंस्ट द होप के भाई कि आपको जो है ना वो शुरू में विकेटें लेके दे देगा, बीच में हारिस रऊफ कैन कम इन, एंड देन उसके बाद आपके पास स्पिनर्स आर इन गेट यू थ्रू द 50 ओवर्स। जो मेरा जो जिस तरह मैं देखता हूँ, आई थिंक Usama Mir has a bigger role to play just because कि he is in good form, और उसकी क्योंकि हाइट है, उसकी वॉल पे बाउंस मिलता है, एंड आई फील लाइक he has more variations राइट। as compared to आप। तो it interesting to see के कि आपका फ्रंट लाइन स्पिनर कौन होता है, एंड इट वाज डिसअपॉइंटिंग एट लीस्ट फॉर मी कि अगर उसामा मीर आपकी प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होता। Right. So I also want to talk a little bit about the betting that we have. But Umair bhai, just to pick on the point that Shariar just made, is it fair for Shadab Khan to make it into the team just because he's the vice captain, or do you think we should really be very objective, with who we are picking? Like Shariar said, कि अभी आप recent अगर numbers उठा के देखें तो Osama Mir is far exceeding what Shadab is able to do. So is that something that will be in Babar's mind, do you think, या फिर is it just going to captain, he's going to get into the team automatically? अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ चीजें तो गिवन होंगी। नो, एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप की जगह टीम में सिर्फ इसलिए है कि आप वाइस कप्तान हैं या आप कप्तान हैं, तो फिर देयर इज नो पॉइंट यू प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट। मगर चूंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ पाकिस्तान टीम पे अप्लाई कभी भी नहीं हो सकती अनलेस के हम एक पूरा ओवरऑल करें सिस्टम का, जिसमें हम बिलीव नहीं करते। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, शादाब और आपने बोला उसामा मीर की बात की Osama आपने। Mir, right? हाँ, आई थिंक शादाब के पास जो एक्सपीरियंस है, हाँ ही इज ऑफ, एशिया कप ऑफ रहा शादाब का, मगर अब आपने वही गेम देखी जब पहले रन आउट किया शादाब ने, उसके बाद कॉटन बोल्ड किया शादाब ने, और फिर उसी शादाब ने थ्रो मार के 2 रन भी दे दिए कि जो आखिर में 2 रन हमारे निकल भी गए। तो वो चीज़ है, यस, मगर आई बिलीव पर्सनली कि शादाब के पास अब जितना एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमें वर्ल्ड कप की इन 9 गेमों में कहीं न कहीं वो एक्सपीरियंस काम आएगा। हाँ, ये एक्सपीरियंस हमें मैच हरवा भी सकता है, या वन बैड नाइट मे कॉस्ट अस। उसामा मीर अच्छा है, उसकी बैटिंग भी, ही इज़ अ वेरी बिग हिटर। शादाब से ज़्यादा पावरफुल हिटर है Right. उसामा मीर। और उसकी जो बैक ऑफ द रिस्ट वो बॉल डालता है, वो ज़्यादा स्पिन होती है। यस, उसामा मीर को आगे चल के अगले 1-2 साल में आई डू सी हिम having more prominent role in the team. मेरा नहीं ख्याल कि अभी I might see him
games at least. नीदरलैंड्स के खिलाफ आई थिंक हम लोग अपना बहुत ही स्टेबल कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे. कल तो आई डोंट नो, इट्स ऑल टेस्टिंग गेम, मगर आई बिलीव नीदरलैंड्स के खिलाफ हम अपनी स्ट्रेंथ टीम उतारेंगे ताकि हम नेट रन रेट का थोड़ा सा, अगर होपफुली हमारी टीम के जहन में नेट रन रेट है जो हमारे साथ 2019 में हुआ था, वेस्ट इंडीज ने किया था. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, I think Shadab still takes the cake over Osama Mir. Osama Mir is a good prospect. उसे रहना चाहिए टीम में और hopefully 2-3 games Osama Mir खेलेगा. I wouldn't be surprised कि चेन्नई या बेंगलुरु में उसामा और शादाब दोनों खेल जाएं. किसको आप निकालेंगे ये अब देखने की बात है, क्योंकि इफ्तिखार को आप नहीं निकाल सकते अब ओडीआई टीम में से फिलहाल. Since I also want to take your opinion on this कि बैटिंग की जहाँ तक बात आती है तो हमने अपने बैटिंग ऑर्डर पे बहुत दफ़ा बात की. हमारे जर्नलिस्ट ने, हमारे जितने भी मीडिया पंडित्स हैं, उन्होंने बहुत अरसे से बात की, सब कुछ किया कि हमारा मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है, बाबर पे ओवरली डिपेंडेंट है, सब कुछ है. मुझे ऐसा फील होता है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं, he's been flying sort of under the radar for a while because he's been performing greatly, but nobody's talking about him as much as he should be talked about. मुझे लगता है कि उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप की सेमीफाइनल में इनिंग्स खेली थी 80 ऑड रन्स की, वो was probably his one of his biggest innings because जिस सिचुएशन में उन्होंने खेली थी वो इनिंग्स, वो बहुत मायने खेज इनिंग्स थी बेसिकली. अभी रिसेंटली उन्होंने जो वार्म अप गेम में स्कोर किया एंड ही इज़ बीन स्कोरिंग कंसिस्टेंटली. सो आई वांट टू आस्क यू के टॉप टू हमारे ओपनर्स लाइक आई सेड कि pretty much set हैं, या तो अब्दुल्ला हो गया, फ़खर हो गया, बट इमाम इज़ गोना बी देयर. देन यू हैव बाबर, देन यू हैव रिजवान. So with this lineup, who do you see coming next? Would you rather have Saud Shakil come into the playing 11, or would you rather go with the typical 11 that we've been having for the last few games? अब अगर आप सऊद शकील को लेके आए हैं और उसने वार्म अप गेम में 140 के स्ट्राइक रेट से स्कोर भी किया है, तो कॉन्फिडेंस और आपका लुकिंग एट द ओपोनेंट्स सजेस्ट्स कि आप नेदरलैंड्स की गेम में उसे खिलाएं. डिपेंड करता है कल हाउ हिज डे गोज. ठीक है, इवन अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, द फैक्ट कि आपके पास एक लेफ्टी है मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, आपका मैचअप्स जो आएंगे ना ग्राउंड के दोनों साइडों पर, वो बहुत मैटर करते हैं. ठीक है, ऊपर आपका अगर इमाम आ गया, प्रॉबली इमाम और फखर दोनों ओपन नहीं करेंगे, जिसपे आई हैव माय रिजर्वेशंस. दिस इज द पेयर दैट गॉट यू टू नंबर 1 पोजीशन. ठीक है, यू शुड कीप देम, बट बहरहाल दैट्स नॉट माय डिसीजन. अगर मेरे पे होता तो आई वुड हैव. तो उसके बाद फिर आपका सऊद शकील पे आके आपके पास एक लेफ्टी आता है बैटिंग के लिए, तो आपका मैचअप जो है आपका ऑफ स्पिनर आता है, लेग स्पिनर आता है, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, तो वो बड़ा डिपेंड करेगा कि ग्राउंड के किस तरफ आप छक्के चौके मारने की कोशिश कर सकते हैं. वो एक एस्पेक्ट आपको देता है. और ही इज रिलेटिवली न्यू. उस पे जो भी वीडियोस होंगी वो जरा कम होंगी, इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं होगी. सो उसको देखने के लिए, मैचअप करने के लिए टीम्स को थोड़ा उसे और देखना पड़ेगा. आई बिलीव चूंकि he has come through with a strike rate of 140, yes, but then again अगर आप इफ्तिखार की जगह सऊद शकील को रखेंगे तो आई वुड से नो, एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि इफ्तिखार ने जिस तरह इम्प्रूव किया है ओडीआईज में, टी20 के बाद ओडीआईज में, इफ्तिखार फॉर मी इज अ परमानेंट स्लॉट फॉर एटलीस्ट दिस और मे बी अगली कुछ सीरीज के लिए, क्योंकि इफ्तिखार बिल्ड करता है इनिंग्स और फिर आखिर में आके ही जस्ट गोज क्रेजी. सो इफ्तिखार के अलावा फिर आप किसी जगह रखेंगे सऊद शकील को, आई डोंट नो, आप शादाब को हटाएंगे या किसी और को हटाएंगे आप. सो दैट्स अ बिग कनंड्रम. इफ इट्स बिटवीन इफ्तिखार एंड सऊद शकील, आई वुड गो विद इफ्तिखार. इफ इट्स समवन एल्स, देन वी आर गोना हैव टू सी कि आपके और बॉलिंग ऑप्शंस क्या हैं. तो ये देखना पड़ेगा अब. राइट, एंड दैट्स अ ग्रेट पॉइंट उमर भाई, बिकॉज इफ्तिखार आपको एक बहुत यूज़फुल बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं बीच में. ऑल्दो इफ्तिखार को बहुत ज़्यादा मतलब पूरे ओवर्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बट जितना भी इफेक्टिव एक सोल्यूशन है आपके पास बॉलिंग के लिए, खासकर इन दोज मिडल ओवर्स दैट वी बीन टॉकिंग अबाउट. तो शयान, लेट मी आस्क यू दिस, सिंस वी टॉकिंग अबाउट द बैटिंग साइड ऑफ पाकिस्तान, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि पाकिस्तान की साइड से हु यू थिंक इज गोना स्कोर द मोस्ट अमाउंट ऑफ रन्स इन दिस वर्ल्ड कप? I एंड mean, व्हाई? Babar Azam.
Babar Azam is, I mean, without a doubt, Babar Azam is the biggest star. Uh, उसका रोल भी थोड़ा इम्पोर्टेंट सा है, being the captain and all, उसकी पोजीशन भी बहुत क्रूशियल है. Um, हमारा टॉप ऑर्डर with फखर या अब्दुल्ला शफीक, it's not a proven commodity just yet, considering Fakhr's form and how new Abdullah Shafiq is. Um, so I think Babar Azam would be finding himself a lot on the crease. Another thing is, this is just my fan thing. I would prefer to have Saud Shakil as well in the high scoring ranks. Um, there are two reasons for that, and one of them is कि वो एक proper batsman है. आपके पास आपका एक मतलब proper solid batsman है वो. Babar Azam is a solid batsman. Rizwan, he's a wicket keeper batsman. आपका उसके बाद क्या नाम है, आगा सलमान या इफ्तिखार अहमद, these are all rounders. So आपके पास अगर बीच में एक प्रॉपर बैट्समैन होता है, वो एक बहुत बड़ा इफेक्ट लाता है. एक एक बैट्समैन की थिंकिंग आ जाती है बीच में. अगर आपको याद हो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, हारिस सोहेल का इंक्लूजन बहुत इफेक्टिव था बीच में. उसका इंक्लूजन मोहम्मद हफीज के बाद हुआ था. आई थिंक नंबर 5 पे खेला था वो. आई थिंक हफीज नंबर 4 पे खेला था, इफ आई एम करेक्ट. तो आई थिंक that effect of having two proper batsmen in the middle order is important. But as far as high scoring runs are concerned, I think from Pakistan, I don't think anybody else would be expecting a Babar Azam के अलावा और कौन run score करेगा. तो I think ये बाबर के लिए बेस्ट है. I think वो एक अपने critics को भी एक तरीके से silence कर सकता है, और it's a big platform for him on a grand scale. He is going in as a captain and pretty much leading the batting on his back. राइट. नहीं, दैट्स अ गुड पॉइंट. एंड जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन है बाबर से, फॉर हिम टू बी द लीडिंग स्कोरर, आई थिंक पूरी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन हमारी बाबा के साथ है, ही इज द कैप्टन ऑफ द नेशनल साइड, ही इज प्लेइंग इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड नॉट ओनली दैट, ही इज लीडिंग द टीम इन द वर्ल्ड कप. सो इट्स द ग्रैंड स्टेज ऑफ द बिगेस्ट स्टेजेस दैट देयर आर इन क्रिकेट. प्रेशर का एलिमेंट है, देयर इज नो डिनाइंग इट. और ख़ासकर जब आप अहमदाबाद में पहला मैच खेलेंगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. लेकिन एट द सेम टाइम, जैसे मैंने और आपने पहले भी बात की हुई है, कि इंडिया पे या दूसरी टीम से भी प्रेशर होता है. It's just that who sort of breaks first. So when it comes to Babar Azam particularly, because उनकी form भी थोड़ी सी up and down चली है recent times में. When he scores run, he scores a lot of runs. When he doesn't, he doesn't. So also एक recent press conference में उन्होंने sort of एक journalist को ये कहा था, जब उनसे बात हुई थी ना कि आप कैसे critics को जवाब देंगे, उन्होंने कहा था I'm gonna answer them in the ground. So क्या लगता है कि is it really the confidence that Babar is feeling, या फिर बाबर इज अंडर प्रेशर, ही इज जस्ट हैविंग दिस फसाड कि हाँ मैं कर लूँगा, बट रियलिटी में ही इज फीलिंग लॉट ऑफ प्रेशर. व्हाट डू यू सी इन बाबर एज यू सी हिम प्रैक्टिस इन द वार्म अप गेम्स और इवन टॉक? नहीं, प्रेशर का एलिमेंट तो ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हैं. इवन दो यू कैन रिडिक्यूल जो भी, जिस तरह भी आपने अपने स्क्वाड को क्रिटिसाइज करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट देम टू विन. यानी कि आप वर्ड जो है ना, आप कुछ और बोलें, बट ये कि डीप डाउन इनसाइड एवरीबॉडी वांट टू विन. तो एक्सपेक्टेशन, और क्योंकि आप इंडिया में जाके खेल रहे हैं, एंड आप एज अ नंबर और नंबर 2 रैंक साइड आप जाके खेल रहे हैं, तो वो दोस्त things have added more pressure basically. और उसकी वजह से भी जो एक तरीके से जो थोड़ा सा हमारा एक जो स्लिप आया है परफॉर्मेंस में, वो सडनली आई थिंक players are feeling that pressure कि यार अब हम number 1 or 2 रैंक साइड हो गए हैं, we need to show कि we are the best. और उसकी वजह से भी हमारी परफॉर्मेंसेस बीच में भी डाउन हुई हैं. Having said that, पाकिस्तान obviously जिस साइड है, you never know कि उनको एक धक्का स्टार्ट, जिसे मैं कहता हूँ कि वो इनको एक धक्का स्टार्ट चाहिए, and then they're gonna be on their row. तो
ऑब्वियसली बाबर की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बाबर की एबिलिटी बहुत बड़ी है कि इफ़ ही यू नो इफ़ ही डज द अनथिंकेबल कि इस वर्ल्ड कप में वो एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस देता है। फॉरगेट अबाउट कि कब उठाते हो कि नहीं उठाते हो, अगर आपने जैसे 2021 में एक डोमिनेंट परफॉर्मेंस वो इस वर्ल्ड कप में भी देते हैं, तो देन आई थिंक जितनी भी चैटर्स अभी आज आज आजकल ही विल बी एबल टू पुट दैट इनटू म्यूट फॉर सम टाइम। तो बट द डे इट ऑल कम्स डाउन टू के बाबर हिमसेल्फ, उसको अपने पे कितना कॉन्फिडेंस है, प्लस ये कि उसको अपनी टीम पे कितना कॉन्फिडेंस है। कंसिस्टेंसी इज देयर, उसने जो स्क्वाड पिक किया है, वी ऑल कैन सी कि वो कंसिस्टेंसी चाह रहा था एंड ही डिडंट वांट टू मेक एनी नोटिसेबल चेंजेस, व्हिच इज फाइन। मगर अगर वो स्क्वाड जो है वो उसको रेप्लिकेट नहीं किया, उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता इनिंग वे, देन ऑब्वियसली प्लेयर्स को तो शायद इतनी गालियां नहीं पड़ेंगी, मगर एट द एंड ऑफ द डे रिसीविंग एंड, तो I mean, and probably that's what make him the bigger player. आप obviously the more you go up, the harder you fell down. तो अब उसमें भी देखना पड़ेगा, but I have hopes with him. 19 में भी प्रूव किया था, he was much younger, much he was with the scene at that time. तो मगर 2023 will be a different ball game altogether. और कंडीशंस भी रिलेटिवली फेमिलियर होंगी बाबर के लिए, सो दैट विल आल्सो प्ले अ बिग रोल इन व्हाट ही इज डूइंग। स्पेशली अभी श्रीलंका में ठीक है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट परफॉर्मेंसेस नहीं थी, अदर देन अ कपल ऑफ गुड गेम्स दैट ही हैड इंक्लूडिंग एलपीएल। तो आई थिंक दैट माइट आल्सो कम इनटू कंसिडरेशन हियर कि कंडीशंस भी फेमिलियर हैं। सो शेरियार, वन मोर थिंग आई एम गोना आस्क यू बिफोर आई मूव ऑन टू मेरे भाई इज़ दैट कि अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्म अप गेम होने वाला है चंद घंटों में, क्या प्रिडिक्शन है आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी एसेंशियली? मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि आई वुड वांट टू सी फखर बैट, क्योंकि आई पर्सनली डोंट सी अब्दुल्ला प्लेइंग in World Cup matches, just because he's young. उस पे it will put him in under a lot of pressure, क्योंकि आपका ओपनिंग वैसी इस तरह से अभी चल नहीं रहा है, and then having Abdullah in the top order, और फिर उसके बाद आपके पास एटलीस्ट चार बैटर एक ही तरह के बैठने वाले होते हैं, तो I don't see Abdullah at least playing the first few games. So I would want for her to bat against Australia just to see कि उसको जो ऐसे गैप मिला है उससे उसके कॉन्फिडेंस में कितनी बेहतरी आई है। रिगार्डलेस के खेलता है कौन नहीं खेलता, बट आई थिंक के they will be able to perform better against Australia than you, just because कि उनको अब आइडिया हो गया होगा कि ग्राउंड किस तरह का है, पिचेस यहाँ पे कितनी हैं, कंडीशंस किस तरह की हमें इनिंग स्पेस करनी है, कितना टारगेट हमें देना है। अगर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट का देखें, तो जो हमने पहले बैटिंग करके जो हमने पहले 20 हैं, दैट बेसिकली कॉस्ट अस द गेम, क्योंकि उसमें शायद पता नहीं 90 और रन हमने बनाए हुए थे राइट। इन ओवर्स, व्हिच वाज रिडिकुलस टू से कि उसके बाद हमने 30 ओवर के अंदर 345 तक हम पहुंचे। तो दीज थिंग्स दैट यू जितना वहाँ पे खेलेंगे, जितना क्लाइमेटाइज होंगे, उतना आपको अंदाजा होगा। तो होपफुली इस तरह की आपको जो है ना नेल डाउन करनी है बिफोर यू गेट इनटू द वर्ल्ड कप। मैं जैसे उस दिन को सुन रहा था, वो रिव्यू कर रहे थे कि जी कि आपको 400 का रन देना पड़ेगा अपने बॉलर्स को, बॉलिंग परफॉर्मेंसेस है। भैया 400 का रन भी दे दें, उन्होंने 43 ओवर्स में मैच खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो वो 50 ओवर खेल के तो भी बना लेंगे। तो इट्स नॉट द पॉइंट कि आप ज्यादा रन दे दें एंड देन यू होप कि भाई आपके बॉलर्स करेंगे। इट्स नॉट द केस। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कब कहाँ कैसे आपने किस प्लेयर को यूटिलाइज करना है। तो आई वुड वांट टू सी फखर बैट, आई वुड वांट टू सी बोल टुमारो टुडे। और जहाँ तक बात एक और चीज़ मैं ऐड करके, जहाँ तक बात आ रही थी ना कि साउथ शकील को होना चाहिए या टीम में नहीं होना चाहिए,
आई वुड आर्ग्यू के जिस तरह से पास का जो रोल अभी टीम में है, इट्स नॉट क्वाइट क्लियर कि वो एज अ स्पिनर खेला या वो ही इज जस्ट प्लेइंग ऑलराउंडर कि अब बॉलर हु कैन बैट, ठीक है। तो और उससे जब कोटे भी नहीं करवाने एंड देन उसको बहुत लेट इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। अगर आप लास्ट वार्म अप भी उसको पता नहीं को 20-25 ओवर ही गॉट हिज फर्स्ट ओवर। तो अगर इस तरह का माइंड सेट नवाज को लेके, देन व्हाई नॉट जस्ट गो विद साउथ शकील इंस्टेड ऑफ हिम, क्योंकि साउथ शकील भी आपको 2-3 ओवर तो लेफ्ट आर्म स्पिन के वो भी निकाल ही देगा। तो इन दैट वे आप अपनी बैटिंग फिर भी थोड़ी लंबी कर सकते हैं। बट अगर आप उसको फ्रंट लाइन स्पिनर के देख रहे हैं तो देन दैट्स अ डिफरेंट। बट एविडेंस जो अभी तक हमने देखा है, नवाज इज नॉट बीइंग प्लेस लाइक अ फ्रंट योर फ्रंट स्पिनर। राइट, आई थिंक वो 400 रन की बात इसलिए हुई थी कि चलो 3-4 ओवर थोड़ा लंबा और हो जाता मैच क्योंकि न्यूजीलैंड ने स्कोर तो कर ही लेना था। सो उमर भाई, कमिंग टू यू, आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन कि जो वार्म अप गेम, बिकॉज आई थिंक 2 ही वार्म अप गेम रह गए हमारे, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक और है शायद, या फिर ये कि आखिरी वार्म अप गेम है, दिस इज़ द आखिरी लास्ट वार्म वन, अप। राइट? सो इसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और पोटेंशियली कौन से लेसन्स जो हैं या गैप्स आई शुड से, जिसको पाकिस्तान को देखना चाहिए? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग टीम, इट्स नॉट लाइक कि हमारा नेदरलैंड्स या नथिंग टू टेक, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द अदर टीम्स, बट इट्स अ बिगर चैलेंज ऑफ कोर्स। तो कौन सी ऐसे लेसन्स आप कह सकते हैं कि पोटेंशियली पाकिस्तान लर्न कर सकता है विद सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स इन दिस गेम, जिससे उनको पहले दूसरे तीसरे गेम में वर्ल्ड कप में जाकर मदद मिल सकती है? सबसे बड़ा जो लेसन जो हमने शुरू की थी बात, बाबर द कैप्टन के लिए होगा, क्योंकि बाबर द बैट्समैन जो है वो तो ही इज गोना प्ले। जो बाबर द कैप्टन है, वो सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त कि हाउ ही लूजेस द मैच इन द मिडल ऑफ। जब आपने अगली टीम को 60 पे 4 आउट कर दिए हैं, तो यू कीप देम गोइंग, यू कीप टेकिंग विकेट्स। ये वो जगह है कि जहाँ पे व्हेन यू आर ऑन टॉप, यू मेक श्योर द अदर टीम स्टेज डाउन। तो जहाँ तक बात है कल के वार्म अप मैच की, ऑस्ट्रेलिया के साथ आप खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड्स को, आई मीन, स्टार्क ने हैट्रिक की थी, और जो मैं देखा जितना भी मैच, डच बॉल पे बैट नहीं लगा सके जब स्टार्क बॉलिंग कर रहा था। So if Australia turns up in their full strength at the ground, तो हमारे लिए काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट होगा कल। और कहाँ हमने चीज़ें देखनी हैं, जो हमारा लिटमस टेस्ट है वो हमारे मिडल ओवर्स। आपने टीम पहली गेम में खिलानी है, आप वो टीम कल खिलाएं अगेंस्ट वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप। ठीक है, आप ये समझें कि कल आपका पहला मैच है। इट्स नॉट अ वार्म अप, इट इज़ योर फर्स्ट गेम अगेंस्ट वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द टाइटल। और फिर उस पर आप ये देखें कि हमने क्या करना है। एक और चीज़ जो यू वांट टू सी इज़, आपने माइलस्टोन्स रखने अपने कि हम किस तरह पाकिस्तानी बैटिंग टेम्पलेट को देख के, बाबर आजम व्हेन ही इज बैटिंग, ही नीड्स टू बैट लाइक बाबर आजम द प्लेयर, नॉट बाबर आजम द कैप्टन। क्योंकि जब बाबर आजम द प्लेयर बैटिंग करता है ना, तब फिर जब बॉल आती है बैट पे, तो उसी स्पीड से वो कवर या फाइन लेग या मिड विकेट पे जाती है। सो ये एक माइंडसेट बाबर का बहुत ज़रूरी है कि जब वो बैटिंग करे, तो वो ये ना सोचे कि मैं कप्तान हूँ, क्योंकि जब जब उसने ये सोचा है, तब तब वो स्पिनर के हाथों शॉर्ट मिड विकेट पे आउट हुआ है, या कॉटन बोल्ड हुआ है, या पीछे कॉट पे हैंड हुआ है। सो ये 2-3 चीज़ें जो हैं आपके, एक मिडल ओवर्स, दूसरा play your full strength team that you're going to play against the Dutch next week, और दूसरा बाबर आजम्स own batting, the way he wants to carry throughout the World Cup। बाकी जहाँ तक बात है आपके फ़खर की, इमाम की, you let them know फ़खर is a confidence player। अगर आपने फ़खर को खिलाना है वर्ल्ड कप में, तो आप उसे अभी बताएं कि भाई, इन 9 में से तुम ये 6 गेम्स तो खेल रहे हो। बिकॉज फ़खर इज द काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर एक मरतबा उसे कॉन्फिडेंस मिला, तो ही कैन सिंगल हैंडेडली विन गेम्स फॉर यू। और एक दफ़ा उसका कॉन्फिडेंस गया, तो फिर यू आर डन विद हिम। सो दोज वुड बी माई फ्यू थिंग्स कि यू लेट हिम नो कि भाई,
you just go crazy. You just go Josh Butler, you just go Quinton de Kock, David Miller style, whatever you want to do. You are playing these games. और उसके बाद you see how, or do not worry about the result too much. Kal, you want to win the game against Australians. I prefer we lose the game tomorrow. Take we get a wake up call. I am perfectly fine getting thrashed by Australians tomorrow. ताकि Australians confidence हम लोग we get a kick in our rear ends और फिर हमें जरा अकल आएगी कि हाँ यार ये हमारा धक्का पड़ा है हमें जैसे शरियार ने बोला था कि हम जरा धक्का स्टार्ट करें. So that's what I'm looking forward to tomorrow hopefully. और hopefully हसन अली का नो बॉल्स नहीं कराएंगे और कोई कैच नहीं छोड़ेंगे. नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि वेकअप कॉल्स हमें चाहिए होती है ना. वन थिंग दैट रियली स्टक विद मी इज़ दैट कि बाबर आजम, नॉट जस्ट बाबर आजम, आई थिंक एवरीबडी एल्स, कि जो रोल इन दैट मोमेंट है उस रोल पे फोकस करें. आप बैटिंग कर रहे हैं तो यूर द बैटर ओनली. यू बीइंग अ कैप्टन कैन नॉट ली डू एनीथिंग इन दैट पॉइंट. आप कोई स्ट्रेटजी एज अ कैप्टन नहीं, आप स्ट्रेटजी अगर लगा रही हो तो एज अ बैटर लगाएं, बिकॉज दैट्स गोना गो अ लॉन्ग वे फॉर यू. So Shayan, coming back to you with the same question कि what is your expectation? क्या आपको लगता है कल वाले ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप गेम में क्या पाकिस्तान सीख सकता है या कर सकता है? Uh, I think most of you guys आपने ज़्यादातर चीज़ें आप दोनों टच कर ली. I think एक पॉइंट मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, मतलब पास्ट वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस सीखे कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हमारा फर्स्ट चेंज का जो बॉलिंग ऑप्शन था वो बहुत क्रूशल था. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट अगर आप इफ यू रिमेंबर वहाब रियाज का जो डेब्यू वर्ल्ड कप था, वहाब रियाज वाज वेरी इफेक्टिव इन दैट वर्ल्ड कप समहाउ. और आपकी ओपनिंग स्पेल्स दे weren't that सक्सेसफुल. हम लोग का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं जाता था, मतलब बाय विकेट काउंट्स. आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हसन अली और हारिस रऊफ जो भी फर्स्ट चेंज पे आता है. आई थिंक इट्स probably going to be हारिस रऊफ for coming first change. um I think that's an opportunity for them to really utilize it. I think India में, from what I have seen in previous World Cups, if your first change bowler is always crucial. We've seen it in the past. First change पे आप you can use Mohammad Wasim for that matter as well, क्योंकि उसका बॉल भी अच्छा खासा ओल्ड बॉल, मतलब सेमी न्यू बॉल काफी इफेक्टिव रहता है. But I think the biggest opportunity Pakistan has is to utilize that first change. Yogesh Shaheen is a very exciting bowler. अगर वो उसको कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो वो थोड़ा रन दिखा सकता है. तो इट्स अ वेरी, अगर आपको याद हो तो इंडिया के दूसरे वाले गेम में उसको रन्स पड़े थे एशिया कप में, क्योंकि वो ही वाज गेटिंग carried away with all the hype that was around him. So if Shaheen doesn't deliver, the first change becomes that much crucial. So I think first change is something that Pakistan needs to look into. And I think Haris Rule has that experience. So I think that would be a really, really good opportunity for Pakistan. राइट. एंड आई थिंक ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ का जो रोल है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्लियर रोल्स आई वुड से, बिकॉज एक हमें कंप्लेन रहती है कि हमारी टीम में रोल्स में अक्सर क्लैरिटी नहीं होती, बट हारिस रऊफ इज़ वन बॉलर जिसका एक रोल बहुत अच्छे से डिफाइंड है. ठीक है, शाइन अफरीदी का है कि नए बॉल से बॉल करना है सब कुछ, बट हारिस रऊफ व्हेन ही कम्स इन, ही इज़ देयर ओनली टू टेक विकेट्स, नथिंग मोर, नथिंग लेस. So it will be exciting to see how everything unfolds, starting with the game that we have against Australia tomorrow. And I think with that, we might conclude today. Thank you all for joining. I think it was a great discussion. जो हमारे key points थे वो यही थे. We're looking forward to seeing how these individual players, come together as a team and own their roles basically. और जब तक ये अपने अपने रोल में क्लियर नहीं होंगे, उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे. लेकिन अगर इनमें से किसी एक दो ने भी अपने रोल को ओन करके परफॉर्म किया, तो आई थिंक दिस टीम हैज़ एवरी चांस टू विन द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह, एंड विल ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट. And that's all we have for today, our listeners and viewers. And inshallah, we'll be back with another exciting episode. But until then, that's all we have. Take care, guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz.